Hello everyone. So this is Mihir, your educator. I welcome you all to Arpita Sharma classes. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. So, if you want to join Unacademy Plus, then please use code Sharma20 SHARMA20. So, if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount. Now, These are the courses which will be taught by the Arpita madam on Unacademy Plus. So the course for the ancient history and medieval history will be taken by Arpita ma'am on Unacademy Plus. So you can see that the course for the ancient history has already been started from 6th July and the course for the medieval history is going to start on 13th July. So if you want to take Unacademy Plus, then use code Sharma20. You will get immediately 10% discount. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक. सो आज के वीडियो में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखो, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है हमारी कंट्री की, राइट. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है, हमें पता है कि यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और ये जो एग्जाम्स जो होती है वो क्लियर करते हैं तो सर्विसेज के अंदर हमारी अपॉइंटमेंट होती है. ओके, सो इट इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया और यूपीएससी जो है मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग है. ठीक है, इट इज द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया. देखो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है. अब ये जो यूपीएससी जो है, ठीक है, यूपीएससी जो है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी मींस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ये दोनों के दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, राइट. बोथ ऑफ दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसका मतलब ये होता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है. ठीक है, तो यूपीएससी के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं. यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323. ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, इट कंटेन्स द डिटेल्स रिगार्डिंग वेरियस मैटर्स कंसर्निंग यूपीएससी. ठीक है, सो यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी जो मैटर्स होंगे, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323. बाद में कंपोजिशन. तो देखो यूपीएससी का कंपोजिशन क्या होता है. तो जो इंडियन तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो यूपीएससी की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं की है. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द मेंबर्स, राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द मेंबर्स, राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर्स हो गए वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो ये कितने मेंबर्स हो गए यूपीएससी के अंदर वो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी. इट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. बाद में जो यूपीएससी के अंदर जो होता है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर क्या कंपोजिशन होता है. तो देखो यूपीएससी का एक तो चेयरमैन होता है, राइट. देयर वुड बी वन चेयरमैन और ये जो चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स, राइट, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स. और ये जो चेयरमैन है, ओके, दिस चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, और ये चेयरमैन के साथ और कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन. तो ये कितने मेंबर्स होने वाले हैं. देखो एक तो चेयरमैन होने वाले हैं, चेयरमैन के साथ और जितने भी जो मेंबर्स है वो टोटल मेंबर्स कितने होने वाले हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेंगे, राइट. क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, तो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी. तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सिर्फ एक ही बात बोली है क्वालिफिकेशन के मामले में. ठीक है, क्वालिफिकेशन के मैटर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक ही बात बोली है कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन should have such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India or the government of the state.
इसका मतलब क्या है? तो देखो, सपोज कमीशन के अंदर अगर 10 मेंबर्स है, इफ देर आर 10 मेंबर्स, देन आउट ऑफ दिस 10 मेंबर्स देयर शुड बी 5 मेंबर्स। ओके, अगर 10 लोग हैं कमीशन के अंदर, अगर 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे होने चाहिए, ठीक है, 5 लोग ऐसे होने चाहिए, and these 5 people should have been working for 10 years under the government of India or under the government of the state। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। सपोज इफ देयर आर 10 persons in Union Public Service Commission, then out of these 10 persons there should be 5 persons, half of the persons should have worked for 10 years either under the government of India or the government of the state, right? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ यही क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात की है। उन्होंने कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं की, तुम्हें ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट स्पेसिफाइड एनी क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ये डिग्री चाहिए या फिर ये तुम्हें ठीक है, यू शुड बी अ मास्टर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रिस्क्राइब नहीं की है। उसने सिर्फ यही बोला है कि वन हाफ ऑफ द कमीशन should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of the state, right? सर्विस कंडीशंस, तो जितनी भी जो सर्विस कंडीशंस जो होती है यूपीएससी के, जितने भी जो यूपीएससी जो है उसके जितने भी जो मेंबर्स हैं, ओके, उसके जो मेंबर्स की जो सर्विस कंडीशंस जो है, इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के मेंबर्स की सर्विस कंडीशन डिटरमाइन करेंगे। बाद में टर्म क्या होगा, व्हाट वुड बी द टर्म ऑफ द मेंबर्स? देखो, यूपीएससी के अंदर एक होते हैं चेयरमैन, राइट? देयर वुड बी चेयरमैन एंड देयर वुड बी अदर मेंबर्स, ओके, देयर वुड बी चेयरमैन, देयर वुड बी अदर मेंबर्स, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों चेयरमैन है, और ये चेयरमैन और ये जो अदर मेंबर्स है, दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके गाइस। और ये जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स है, उनका जो टेन्योर होगा, इट विल बी इधर फॉर द 6 इयर्स, ठीक है, 6 इयर्स और 65 इयर्स, ठीक है, टिल दे कंप्लीट 6 इयर्स, ठीक है, और टिल दे टर्न 65 इयर्स। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स, ठीक है। तो 6 साल तक वो लोग मेंबर रह सकते हैं, या फिर जब तक उनकी एज 65 इयर्स ना हो जाए तब तक वो मेंबर रह सकते हैं, राइट? सो द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 इयर्स। 6 साल तक वो मेंबर रह सकते हैं, या फिर जब तक उनकी एज 65 इयर्स ना हो जाए तब तक वो मेंबर रह सकते हैं, ओके। और वो जो रेजिग्नेशन है, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें यूपीएससी में से रिजाइन करना हो, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं। दे कैन रिजाइन बाय राइटिंग by writing a resignation letter to the president of India। बाद में रिमूवल, देखो, ये जो मेंबर्स है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मेंबर्स को रिमूव करना होता है, तो उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, देयर आर सम ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही किसी यूपीएससी के मेंबर को नहीं हटा सकते हैं। यूपीएससी के मेंबर को हटाने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं। तो कौन से ग्राउंड्स है? अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है, अगर वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है, अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, मतलब अपनी जो गवर्नमेंट ड्यूटी है, ठीक है, अपनी ड्यूटी के अलावा दूसरी कोई एम्प्लॉयमेंट में पार्ट लेता है, दूसरी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्ट लेता है, ठीक है, आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। he engages during his term of the office in any paid employment outside the duties of his office। मतलब वो कोई दूसरी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर पार्ट लेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव हिम, ठीक है। इफ ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, अगर वो ऑफिस में रहने के लिए फिट नहीं है, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और द बॉडी टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इफ द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डिक्लेयर्ड अनफिट, राइट, अनफिट, ठीक है, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो इफ इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और द बॉडी, ठीक है, तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। और ये डिसाइड कौन करेगा कि वो अनफिट है? वो डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर मिसबिहेवियर, ठीक है, देखो, मिसबिहेवियर, अगर कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है, अगर वो मिसबिहेव करेगा, तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है? कौन सी एक्ट्स मिसबिहेवियर के अंदर आती है? तो ये दो एक्ट्स जो होती है ना, दिस टू पर्टिकुलर एक्ट्स
done by the UPSC member. Okay, these two acts performed by the UPSC member would amount to the misbehavior. तो देखो, अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है, अगर उसे इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर कोई यूपीएससी का कोई मेंबर है, अगर उसे कोई इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर, तो वो एक मिसबिहेवियर माना जाएगा। ठीक है, ही पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट बेनिफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसने कोई एग्रीमेंट साइन की है, राइट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, अगर उसके अंदर दिस पर्टिकुलर मेंबर, यूपीएससी मेंबर इज इंटरेस्टेड, तो वो एक मिसबिहेवियर माना जाएगा। ठीक है, बाद में अगर वो प्रॉफिट और बेनिफिट, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, फिर जो अग्रीमेंट है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉफिट होने वाला है, और यही प्रॉफिट के अंदर अगर यूपीएससी का मेंबर अगर पार्ट लेता है, इफ ही पार्टिसिपेट्स इन इट, देन दिस वुड आल्सो अमाउंट टू बी मिसबिहेवियर, राइट। देखो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के मेंबर को किस ग्राउंड के ऊपर रिमूव कर सकता है। सो देयर आर टोटल 4 ग्राउंड्स ऑन विच द मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड। तो सबसे पहला इंसॉल्वेंट हो गया, बाद में ये हमने ये पढ़ा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 3 ग्राउंड्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ विच यूपीएससी मेंबर कैन बी रिमूव्ड। बाद में फोर्थ ग्राउंड फॉर द रिमूवल वाज मिसबिहेवियर। ये मिसबिहेवियर का क्या मतलब होता है वो हमने यहाँ पे पढ़ा। देखो, तो अगर कोई मिसबिहेवियर का जो केस होता है ना, अगर कोई मिसबिहेवियर का केस अगर होता है, अगर मिसबिहेवियर के ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी मेंबर को रिमूव करना होता है, देन उसको सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर को रिफर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द मिसबिहेवियर, प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। ठीक है, अगर कोई यूपीएससी का जो मेंबर है, अगर वो मिसबिहेवियर में पकड़ा गया है, तो वो केस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में मैटर को रिफर करना पड़ेगा। और जब इंक्वायरी चल रही होगी ना, ठीक है, जब तक इंक्वायरी चल रही है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो चेयरमैन या फिर यूपीएससी के कोई भी मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉज एंड एडवाइसेस फॉर रिमूवल, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और अ मेंबर। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई यूपीएससी का जो मेंबर है, अगर वो मिसबिहेवियर में पकड़ा गया है, तो वो वाले केस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रिफर करेंगे। ठीक है, बाद में जब इंक्वायरी चल रही होगी ना, इंक्वायरी के टाइम पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो चेयरमैन या फिर कोई दूसरा यूपीएससी का मेंबर जो है, उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाया कि ये जो ग्राउंड्स है ना रिमूवल के, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस दिया कि ये यूपीएससी के मेंबर को रिमूव करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को वो मेंबर को रिमूव करना ही पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है, वो बाइंडिंग होती है ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो देखो, मिसबिहेवियर के जो ग्राउंड्स होते हैं ना, वी हैव स्टडीड 4 ग्राउंड्स, राइट, हमने 4 ग्राउंड्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ विच यूपीएससी मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो मिसबिहेवियर वाला जो ग्राउंड है ना, इफ द यूपीएससी मेंबर इज कॉट फॉर मिसबिहेवियर, देन ये वाला जो मैटर है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना पड़ेगा। जब इंक्वायरी चल रही होगी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो चेयरमैन या फिर मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया कि ये मेंबर को रिमूव करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो मेंबर को रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है ना, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, राइट। देखो, सेफगार्ड्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी, मतलब यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं। यूपीएससी इंडिपेंडेंटली एक्ट करे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूपीएससी को अगर इंडिपेंडेंट एक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो सेफगार्ड्स कौन से हैं, देखो, तो जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है और यूपीएससी के जो मेंबर्स है, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बाद में जो यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स है, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं, दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। ऑल्दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बाद में सैलरी एंड द सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब एक बार अगर यूपीएससी के मेंबर्स की अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो उसकी जो सैलरी और उसकी जो सर्विस कंडीशंस जो होती है, दे कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज, राइट। एक बार अगर यूपीएससी के मेंबर्स की अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो उनकी सैलरी, उनकी जो सर्विस कंडीशंस जो होती है, इट कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज। बाद में जो यूपीएससी की जितने भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है, यूपीएससी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, या फिर यूपीएससी के मेंबर्स को अगर सैलरी पे करनी हो, ठीक है,
So all of these things will be charged from the consolidated fund of India. ओके, तो यूपीएससी के मेंबर्स की सैलरी, बाद में यूपीएससी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो ये दिस ऑल थिंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. देखो, अब अगर यूपीएससी के जो चेयरमैन है, अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, एक तो होता है यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, एक तो होता है यूपीएससी के चेयरमैन और दूसरे अदर मेंबर्स, राइट. देखो, अगर एक बार जो चेयरमैन जो है ना, एक बार चेयरमैन अगर उनका टेन्योर अगर खत्म हो गया, राइट, यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने अपना टर्म खत्म कर दिया, तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है. इफ दिस पर्टिकुलर चेयरमैन हैज कंप्लीटेड हिज ऑफिस, राइट, देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. किसके लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकता? वो वापस एक बार अगर वो चाहता है कि मैं दूसरी बार यूपीएससी का चेयरमैन बनूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. बाद में दूसरी कोई ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर उसके कोई दूसरी ऑफिस के अंदर भी ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, राइट. तो देखो, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ने अगर अपना टर्म अगर खत्म कर दिया हो, देन वो दूसरी बार चेयरमैन के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है. ओके, ही इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, राइट. He is not eligible for further employment in government of India or a state. Okay guys, तो ये मैंने बात की थी यूपीएससी के चेयरमैन के लिए कि अगर यूपीएससी का चेयरमैन है, अगर उसने अपना टेन्योर खत्म कर दिया है, तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. लेकिन जो यूपीएससी के जो अदर मेंबर्स जो है ना, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है आफ्टर दे कंप्लीट द टर्म. तो देखो, यूपीएससी के जितने भी जो मेंबर्स है अदर, अभी हमने चेयरमैन की बात तो हमने कर ली, ठीक है. अभी हम लोग बात करते हैं अदर मेंबर्स के बारे में बात करते हैं. अदर मेंबर्स, देखो, ये जो अदर मेंबर्स है ना, उनका प्रमोशन हो सकता है, राइट, आफ्टर दे कंप्लीट द टेन्योर. अगर उन लोगों ने अपना टेन्योर जो है, अगर उन लोगों ने अपना जो टेन्योर है एक बार खत्म कर दिया, तो उनका प्रमोशन हो सकता है. देखो, ये प्रमोशन, ये जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है, ठीक है. ये प्रमोशन किस तरह से होता है वो आपको बता रहा हूं मैं. ये प्रमोशन वर्ड का जो यूज है, वो आपको ये जो प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए प्रमोशन का ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है. ये प्रमोशन का इस कंटेक्स्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है इसका. देखो, अदर मेंबर्स जो है, अगर एक बार वो टेन्योर खत्म कर ले तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है. ये प्रमोशन वर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है. तो ये प्रमोशन कैसे होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है. ये प्रमोशन वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए. देखो, प्रमोशन का मतलब है अगर ये अदर मेंबर्स जो है वो चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है. अगर उनका प्रमोशन होना है तो वो चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है. किसके चेयरमैन बनेंगे? वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है. दे कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी. बाद में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उनके भी ये चेयरमैन बन सकते हैं, राइट. वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी के जितने भी जो मेंबर्स है, अदर मेंबर्स है, अगर उन्होंने अपना टेन्योर खत्म कर लिया हो, तो वो यूपीएससी के चेयरमैन के लिए एलिजिबल है, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए भी एलिजिबल है, राइट. दे आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट, राइट. मतलब यूपीएससी के चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए. मतलब वो सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं वो, राइट. बाद में वो लोग दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज ए मेंबर. मतलब अगर वो चाहते हैं कि हम लोग वापस यूपीएससी का मेंबर बने तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं. इन शॉर्ट, वो लोग सिर्फ प्रोमोट हो सकते हैं, ठीक है. दे कैन बी प्रोमोटेड, ठीक है. और वापस बता रहा हूँ, ये प्रोमोशन वर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है. प्रमोशन से आपको, अगर आप ये वर्ड अगर माइंड में रखोगे ना, प्रोमोट हो जाएंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो यूपीएससी के जो मेंबर्स है वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, राइट. और ये जो चेयरमैन है उनका तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है. दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट, इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन. ओके गाइस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी. तो देखो, यूपीएससी के जितने भी फंक्शंस है वो आर्टिकल 320 में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज टू द यूनियन. तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये हम सबको पता है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू द इंटरव्यूज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है. फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट.
डीलिंग विद डिसिप्लिनरी केसेस रिलेटिंग टू डिफरेंट सिविल सर्विसेज। देखो, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जब बात आती है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट यूपीएससी को कंसल्ट कर भी सकती है, नहीं भी कंसल्ट कर सकती है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी जो मैटर है अगर वो यूपीएससी को रेफर करते हैं, देन यूपीएससी को वो मैटर के ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस देनी पड़ेगी। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अगर यूपीएससी को कोई मैटर अगर रेफर करते हैं, तो यूपीएससी को वो मैटर के ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस देनी पड़ेगी। राइट, असिस्ट द स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ द जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। राइट, लेकिन ये तब होगा जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे, जब दो से ज्यादा स्टेट्स हैं, जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। रिपोर्टिंग, देखो जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो अपना रिपोर्ट एन्युअली हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट के बोथ दी हाउसेज में सबमिट करते हैं। बोथ दी हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो देखो यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट की, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा के सामने ये रिपोर्ट को रखेंगे। ठीक है, बाद में जो यूपीएससी ने रिकमेंडेशंस अगर दी हो, इफ यूपीएससी हैज गिवन रिकमेंडेशंस, देन अगर वो रिकमेंडेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया नहीं है, अगर यूपीएससी की रिकमेंडेशंस अगर एक्सेप्ट की नहीं गई है, ठीक है, इफ द रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भी अटैच करना पड़ेगा रीजन देने के लिए कि जो कमीशन की जो एडवाइस थी वो क्यों एक्सेप्ट की गई, वो कमीशन की जो एडवाइस है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई। राइट, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर पार्लियामेंट के सामने जब रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भी सबमिट करना पड़ेगा जहां पे वो एक्सप्लेन करेंगे कि जो यूपीएससी की जो एडवाइस है वो क्यों एक्सेप्ट की नहीं गई थी। So he attaches a memorandum explaining the case where the advice of the commission was not accepted and the reasons for such non-acceptance. Right? बाद में अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट मस्ट अप्रूव द केसेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो नॉन एक्सेप्टेंस यूपीएससी के जितने भी जो एडवाइस है अगर वो नॉन एक्सेप्टेंस है, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं की गई है, तो जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है उन्हें अप्रूव करना पड़ेगा। राइट, सो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट मस्ट अप्रूव द केसेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये आपको, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो यूपीएससी अपने एनुअल रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट को बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने वो रखते हैं। ठीक है, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेमोरेंडम भी अटैच करते हैं जहां पे एक्सप्लेनिंग द केसेस जहां पे कमीशन की जो एडवाइस है वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, और एक्सेप्ट नहीं करने का रीजन क्या था वो भी यहाँ पे अटैच होता है। बाद में जो नॉन एक्सेप्टेंस के जितने भी केस होते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द एडवाइस के जितने भी केस होते हैं, वो सारे के सारे अप्रूव करेगी यूनियन कमिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। राइट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट मस्ट अप्रूव द केसेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। राइट, बाद में इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट करें। चेंज इन जुरिस्डिक्शन, अगर यूपीएससी के जितने भी फंक्शंस है, ठीक है, यूपीएससी के जितने भी अभी फंक्शंस एंड रोल्स है, तो उसको पार्लियामेंट इंक्रीज भी कर सकती है। राइट, सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो यूपीएससी के फंक्शंस को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, पार्लियामेंट कैन कन्फर एडिशनल फंक्शंस इंक्लूडिंग जुरिस्डिक्शन रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी अभी फंक्शंस एंड रोल्स है उसको पार्लियामेंट एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, बाद में डिक्रीज, the president can exclude the post services and matters from the purview of the UPSC। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो यूपीएससी की जो पोस्ट है, सर्विस है, यूपीएससी के जो मैटर्स है उनको डिक्रीज कर सकती है। यूपीएससी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, यूपीएससी का जो ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस भी कर सकते हैं। इट कैन डिक्रीज ऑल्सो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए 14 डेज के अंदर। 14 डेज के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा तो ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। बाद में लिमिटेशंस क्या है, यूपीएससी की लिमिटेशंस क्या है, तो यूपीएससी के जो फंक्शंस है वो डायरेक्टरी है। ठीक है, दे आर डायरेक्टरी, मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होते हैं। बाद में जो यूपीएससी की जो रिकमेंडेशंस जो होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है। यूपीएससी की जो रिकमेंडेशंस है वो कंपलसरी बाइंडिंग नहीं होती है। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। राइट, बाद में यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड इन द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, तो ये कौन से मैटर्स है वो आप लोग एक बार पढ़ लेना। while making reservations of appointments in post of the in favor of any backward class of citizens।
तो ठीक है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स की अगर कोई अपॉइंटमेंट होने वाली है, ठीक है, तो वहां पे यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है। बाद में while taking into consideration the claims of the SCs and STs in making appointments to services and the post with regard to selections for the chairmanship or membership of the commission of the tribunals, ठीक है, तो ये जितने भी जो केस होते हैं ना, वहां पे यूपीएससी की कोई कंसल्टेशन नहीं होती है, तो ये आप लोग एक बार खुद पढ़ लेना। ओके, इट इज वेरी इजी। ठीक है, बाद में जब से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1964 के अंदर, तब से जो यूपीएससी का जो डिसिप्लिनरी मैटर्स में जो रोल है, इट हैज बीन अफेक्टेड, राइट। द इमर्जेंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज अफेक्टेड द रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। हाउएवर यूपीएससी बीइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज एन एज ओवर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी पूरे यूनियन के लिए था, राइट, यूपीएससी पूरे यूनियन के लिए था, तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से, तो आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई है। कंपोजिशन, देखो हमने पढ़ा था कि जो यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर्स हो गए, ठीक है, यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर्स हो गए वो डिटरमाइन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने मेंबर्स हो गए वो डिटरमाइन करेंगे हमारे गवर्नर। तो जितने भी डिफरेंस है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर्स हो गए वो डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स हो गए वो डिटरमाइन करेंगे हमारे गवर्नर। बाद में जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूं मैं, यूपीएससी के अंदर अगर यूपीएससी के जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो चेयरमैन है और जो बाकी के अदर मेंबर्स है उन्हें अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर, राइट, दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, तो ये जो है वो यूपीएससी से बेसिकली सेम है। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमने यूपीएससी में जो पढ़ा था उससे ये सेम है। सर्विस कंडीशंस एंड टर्म्स, तो देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सर्विस कंडीशंस जो है वो डिटरमाइन करेंगे हमारे गवर्नर। तो यूपीएससी के मेंबर्स की सर्विस कंडीशन डिटरमाइन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी कंडीशंस को डिटरमाइन करेंगे हमारे गवर्नर। तो जहां जहां पे डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाद में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है उनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल तक या फिर, ठीक है, टिल द टर्म ऑफ द 6 इयर्स, ठीक है, 6 इयर्स और टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 इयर्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है। यूपीएससी के अंदर यूपीएससी का जो मेंबर है वो 65 इयर्स, जब तक उनकी एज 65 इयर्स की ना हो जाए तब तक वो मेंबर रह सकते हैं। ठीक है, जब तक उनकी एज 65 इयर्स ना हो जाए या फिर 6 साल का जो उनका टर्म जो है वो खत्म ना हो जाए तब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी का मेंबर। लेकिन यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपर लिमिट 62 इयर्स है। ठीक है, और टर्म ऑफ द 6 इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 इयर्स, राइट। तो ये डिफरेंस है। यूपीएससी के अंदर 65 इयर्स वाज द मैक्सिमम एज लिमिट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 62 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, 62 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। बाद में अगर यूपीएससी के अंदर किसी मेंबर को रिजाइन करना होता था तो वो रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता था। तो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अगर किसी को रिजाइन करना है तो वो लेटर है वो गवर्नर को सबमिट करेगा। ठीक है, ही विल सबमिट द लेटर टू द गवर्नर। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो देखो ये जो ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल है ना, तो देखो यूपीएससी के अंदर, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, यूपीएससी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे गवर्नर। ठीक है, लेकिन जब रिमूवल की बात आएगी तो रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी वुड बी डन बाय द प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वुड बी डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल्दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर ने अपॉइंट किया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को गवर्नर ने अपॉइंट किया है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें रिमूव कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो देखो अगर कौन से ग्राउंड्स पे रिमूव हो सकते हैं, तो इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो जितने भी ग्राउंड्स फॉर रिमूवल है दे आर सिमिलर टू द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
बाद में अगर कोई मिसबिहेवियर का कोई केस होता है, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर कोई भी मेंबर मिसबिहेवियर में पकड़ा गया, तो वो वाले मैटर के अंदर भी क्या होगा, प्रेसिडेंट को ये वाला जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। ठीक है, और जब इंक्वायरी चल रही हो तो वहां पे गवर्नर जो है वो चेयरमैन को या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को टेम्पररी सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, ये सस्पेंशन की बात चल रही है, रिमूवल की बात नहीं चल रही है। जब इंक्वायरी चल रही होगी ना, तब वहां पे गवर्नर जो है वो चेयरमैन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन रिमूवल रिमूवल तो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एडवाइस दी कि इसे रिमूव कर दो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अगर रिमूव कर दो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि जब इंक्वायरी चल रही होगी ना, तब गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी कि चेयरमैन या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अगर रिमूव करना है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव कर देंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वहां पे प्रोवाइड किया गया है। बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की सैलरी, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो कहां से लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, यूपीएससी के मेंबर्स के लिए कहां से था, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के लिए कहां से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ओके गाइस, देखो, अगर चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, ठीक है, तो यहां पे भी इसकी प्रमोशन हो जाएगी। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो क्या कर सकता है, अगर ये उसकी प्रमोशन होगी तो वो कहां पे जा सकता है, अगर इसकी प्रमोशन होगी तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, राइट। ही कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, मेंबर ऑफ यूपीएससी। या फिर वो दूसरी कोई स्टेट की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी बन सकता है, उसका चेयरमैन बन सकता है। ओके गाइस, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, अगर उसने अपना टेन्योर खत्म कर दिया है, तो उसके बाद वो क्या बन सकता है, उसके बाद वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, और वो दूसरी कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका भी चेयरमैन बन सकता है। ओके, देखो, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, मतलब एक बार उसे टेन्योर खत्म कर दिया, इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी और द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, वापस सपोज वो अगर वो गुजरात जो है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन था, अगर वो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, तो वो वापस गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन के लिए वो इनएलिजिबल है। ठीक है, इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन, इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट। मतलब एक बात आप लोग याद रख लो कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो मेंबर्स है, अगर वो एक बार अगर उनका जो ऑफिस खत्म होता है, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ही हो सकता है। ठीक है, उनका सिर्फ प्रमोशन ही हो सकता है, राइट। इसीलिए यूपीएससी का चेयरमैन अगर एक बार उनका एक बार टर्म अगर खत्म हो जाता है, तो वो यूपीएससी के, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, राइट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, उनका एक बार अगर टेन्योर खत्म होता है, दे आर एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, दे आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, राइट, एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात करते हैं अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो बाकी के जो मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उनका भी प्रमोशन होगा। तो अगर उनका जो प्रमोशन होगा तो वो बन सकते हैं चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो अभी तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स है, उन्होंने अगर एक बार अपना जो टेन्योर है वो खत्म कर लिया, तो दे आर एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। दे आर एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, right? They are eligible to become the member of UPSC. They are also eligible to become the chairman of the UPSC. ओके गाइस, तो देखो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है, उन्होंने अपना टेन्योर अगर खत्म कर लिया,
तो वो यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। बाद में यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। ऑलरेडी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो एक बार टेन्योर खत्म होता है तो वो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी बन सकते हैं। बाद में यूपीएससी के अदर मेंबर भी वो बन सकते हैं। सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो जो अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट सर्विस कमीशन है, ठीक है, चेयरमैन के अलावा जितने भी जो मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर उन्होंने अपना टेन्योर खत्म कर दिया, अगर उन्होंने अपना टेन्योर खत्म किया है तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, मतलब उनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। बाद में यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं और यूपीएससी के चेयरमैन भी वो बन सकते हैं, राइट। बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फंक्शंस क्या है, देखो जो फंक्शंस हमने यूपीएससी के अंदर पढ़े थे दे वर फॉर द होल कंट्री, और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इट इज फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट। फॉर एग्जांपल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन इज फॉर द गुजरात स्टेट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इज फॉर द राजस्थान स्टेट, राइट। तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है वो आप लोग खुद पढ़ लेना, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फंक्शंस परफॉर्म बाय द यूपीएससी। ओके गाइस, तो देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना रिपोर्ट एनुअली हर साल गवर्नर को सबमिट करते हैं, और गवर्नर को सबमिट करने के बाद वो रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो लोग रखते हैं। बाद में गवर्नर also attaches a memorandum explaining the cases where the advice of the commission was not accepted and the reasons for such non acceptance, right? Change in the jurisdiction, तो अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ा भी सकता है। देखो यूपीएससी की अगर जो जुरिस्डिक्शन जो होती है ना, यूपीएससी की जुरिस्डिक्शन जो है, यूपीएससी की जो जुरिस्डिक्शन है उसको कौन इंक्रीज करेगा, उसको इंक्रीज करेंगे हमारे पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट उसे इंक्रीज कर सकता है, ओके। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनकी जुरिस्डिक्शन कौन बढ़ा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कैन एक्सक्लूड द पोस्ट सर्विस एंड द मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल विद इन दी 14 डेज। ओके गाइस, तो देखो ये जो डिक्रीज की बात है ना वो यहाँ पे गवर्नर विल कम इनटू द पिक्चर, मतलब गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जुरिस्डिक्शन को कम कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन दी 14 डेज। बाद में लिमिटेशंस क्या है, वो लिमिटेशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। अब बात करते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो देखो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन इज फॉर द स्टेट ऑफ द गुजरात, राइट। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इज फॉर द स्टेट ऑफ द राजस्थान। लेकिन जो दो स्टेट्स जो होते हैं, ठीक है, सपोज अगर कोई दो स्टेट है तो दो स्टेट दोनों मिलके भी उन दोनों का कंबाइन भी एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, राइट। कोई दो स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है। सो आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट on the request of the two or the more states, Parliament may by law provide for the appointment of joint state public service commission to serve the needs of the those states। तो अगर दो से ज्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है, ठीक है। मतलब बाय लॉ मतलब पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट विल नीड टू मेक एन एक्ट एंड दिस एक्ट विल बी पास बाय द पार्लियामेंट। मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके गाइस। बाद में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनके मेंबर्स की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेंगे यहाँ पे, ओके गाइस। बाद में इनका टेन्योर क्या होगा, 6 साल या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ द 62 इयर्स, राइट। टर्म ऑफ द 6 इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 इयर्स। तो ये बात याद रखना, यूपीएससी के लिए मैक्सिमम एज थी 65 इयर्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैक्सिमम एज थी 62 इयर्स, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैक्सिमम एज है वो 62 इयर्स है, ओके। बाद में इनकी सर्विस कंडीशन वुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको रिमूव कौन कर सकता है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स को रिमूव या फिर सस्पेंड कौन कर सकता है, वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, रेजिग्नेशन के लिए उन्हें लेटर लिखना पड़ेगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ओके। बाद में जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को सबमिट करेंगे, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रिपोर्ट को रखेंगे। ओके गाइस, देखो तो हमने अभी तक कितना पढ़ लिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ लिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ लिया, बाद में जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अभी हम लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। अगर कोई पर्टिकुलर पीपल है, अगर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, इफ सम पर्टिकुलर पीपल आर स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट, इफ सम पीपल आर स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड अगर ये लैंग्वेज को बोलने वाले लोग माइनॉरिटी के अंदर है, राइट, दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इन माइनॉरिटी, द स्पीकर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इन माइनॉरिटी, तो उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, राइट। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लैंग्वेज को हमें सेफगार्ड करना है, राइट। सो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका फंक्शन क्या है, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग अगर, if there is a particular distinct language, if the number of people speaking this particular language are in minority, तो उसे हम बोलते हैं linguistic minorities। ओके गाइस, तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ओके गाइस, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, देखो ये जो है ना, इसका मतलब होता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SOLM, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 350B जो है ना, आर्टिकल 350B जो है, ठीक है, 350B, तो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, ठीक है, आर्टिकल 350B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बाद में हमारा जो भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई नहीं करता है, ठीक है, टेन्योर को भी स्पेसिफाई नहीं करता है, सैलरीज, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस, ये बिल्कुल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, राइट। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, सैलरीज एंड द अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस एंड द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब ये सारी जो बातें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है। इसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है, देखो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था, राइट। बाद में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, ठीक है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना, उसने रिकमेंड किया था फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बाद में इसके लिए देखो सबसे पहली बात, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, तो पार्लियामेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई, ठीक है, पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, राइट। पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके आई ऑफ 1956, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1956। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया जिसे आर्टिकल 350B बोलते हैं, राइट। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल डाला गया जिसे बोलते हैं आर्टिकल 350B, और यही आर्टिकल 350B जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, तो ये 1957 में सबसे पहले बना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। उसके रीजनल ऑफिस कौन से 3 जगह पे उसके रीजनल ऑफिस है, ठीक है, 3 जगह के ऊपर उसके रीजनल ऑफिस है, बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता के अंदर। बाद में ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर वो आता है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके गाइस, बाद में ये जो इसकी जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। और जिसे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाया है ना, उसे हम लोग बोलेंगे ही विल बी डेजिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, याद रखना, अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसे हम लोग बोलेंगे कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बाद में उसको असिस्ट करने के लिए होंगे डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, असिस्ट करने के लिए होंगे डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। ओके, उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, देखो द कमिश्नर टेक्स अप ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू द
grievances arising out of the non-implementation of various safeguards provided to linguistic minorities. ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो कमिश्नर है ही विल टेक अप ऑल दी मैटर्स. ठीक है, कौन से मैटर्स? पर्टेनिंग टू द ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. देखो, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं. तो अगर ये जो पर्टिकुलर सेफगार्ड्स जो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड. तो अगर ये जो सेफगार्ड्स जो है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो ये जितने भी जो मैटर्स जो होते हैं ना, जितने भी जो मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो वो सब मैटर्स को हैंडल कौन करेगा? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. ओके, तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो ये परफॉर्म करते हैं टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, regular reporting to the president of the country on implementation of the safeguards, to monitor the implementation of the safeguards through questionnaires, visits, conferences, seminars, meetings, review mechanism. Okay, देखो, to monitor the implementation of safeguards through questionnaires, visits, conference, seminars, meetings, review mechanism, etc. Okay, तो ये इनके सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो देखो, जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो हर साल अपना रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. ओके, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो हर साल अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर साल अपना रिपोर्ट सबमिट करता है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. वो अपना रिपोर्ट तब भी सबमिट कर सकता है जब वो समझे कि नेसेसरी है. ठीक है, ही ऑल्सो सबमिट्स अ रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी. ओके गाइस, और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो स्टेट गवर्नर को सबमिट करेंगे. ओके गाइस, so here we come at the end of the lecture. Okay guys, here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.